अगर तो आपके पास इतना पैसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ करें। ऐसी चीज दें जो उसके अपनी ज़ात के लिए, फ्यूचर के लिए एक वाकई जेन्युइन एसेट हो। कि आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद शादी करना चाहते हैं, तो पहले तो पूरी क्लास का हाथ खड़ा हो जाता था, अब ज्यादा से ज्यादा 4 या 3 लोग। मैं ये समझती हूँ कि शादी की एक एज है। अक्सर वाइफ्स कहती हैं कि अब वो वापस घर आ रहा है तो मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मुझे तो आदत ही नहीं है उसके साथ रहने की। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्ची के वालिदैन हैं और अल्लाह ने आपको बसीरत दी है, आपके पास आपके इख्तियार में अल्लाह ने आपको दिया है कि आप बच्ची को कुछ दे पाए, सो रादर देन, जिसमें पर्सनल ओपिनियन, आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर इस पर एडवाइस कर सकेंगे, इनमें पर्सनल ओपिनियन, रादर देन कि आप बड़े से इम्पोर्टेड मतलब कि जो है ना फर्नीचर दें, या आप बहुत महंगे लहंगे और बहुत महंगे कपड़े दें जिसका एक टाइम है, साल 2 साल 3 साल में वो कपड़े आउटडेटेड हो जाने हैं। सो आप अगर बच्ची को प्रॉपर्टी दे दें, को प्लॉट ले दें, कमर्शियल प्लॉट ले दें जिसके अंदर वो लेटर ऑन अपनी पैसिव इनकम बना सके, या किसी भी तरह की कमोडिटी दे दें जिसके अंदर आपका गोल्ड है जो कि फ्लरिशिंग है, वो बेहतर है या कि एक शानदार सी बारात हो, एक शानदार सी मेहंदी हो जिसके ऊपर म्यूजिशियंस को बुलाया जाए। वो बेहतर है कि सादगी में रह के बच्ची को अगर आप कोई एसेट दे दें तो बच्ची ज़्यादा मजबूत होगी अपने ससुराल में। अगर उसकी पैसिव इनकम आ रही है, बेशक वो अरबपति लोगों के घर में शादी होकर गई है, पर 4 5 2 1 लाख उसका अगर अपना आ रहा है तो उसकी पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम होगी ससुराल में। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर तो आपके पास इतना पैसा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ करें, लेकिन अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते एक तो चीज कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज करें कि क्या करना चाहिए। yes. और पहली चीज जो आपने बात की, मैं इसकी बिल्कुल फेवर में हूँ कि अगर किसी भी बच्ची को आपने उसके ऊपर कुछ स्पेंड करना ही है तो आप उसको चाहे छोटी सी प्रॉपर्टी दे दें, आप 5 मरले की दे दें, अगर आप घर बना के दे सकते हैं घर बना के दे दें, फाइल दे दें, आप पैसे गाड़ी दे दें, बिल्कुल ठीक है, फाइल खरीद के दे सकते हैं, हाँ, और आप बाद में पैसे देते हैं ना उसके, लेकिन आप उसको ऐसी चीज दें जो उसके अपनी ज़ात के लिए, फ्यूचर के लिए एक वाकई जेन्युइन एसेट हो। क्योंकि ये बाकी सब चीजें देखें, लाखों रुपए का खाना और कपड़े, ये सब एक दिन की गेम होती है। और अच्छी बात ये है, जो मैं अब ग्रेजुअली, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम और यंग बच्चों के साथ गुजारती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि हमारी जो जनरेशन जी है, पहले तो वो शादियां करना नहीं चाहते, कमिटमेंट से घबराते हैं। हाँ, अगर आप पूछे ना एक क्लास में 60 की कि आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद शादी करना चाहते हैं, तो पहले तो पूरी क्लास का हाथ खड़ा हो जाता था, अब ज्यादा से ज्यादा 4 या 3 लोग होते हैं जो। और ये आप बच्चियों की बात करें क्योंकि आप तो बच्चियों को डील करती हैं। जी, मैं बच्चियों की बात कर रही हूँ, और मैं बच्चों को भी इसलिए बहुत इंटरैक्ट करती हूँ बिकॉज मेरा अपना बेटा माशाल्लाह इज यंग नाउ, मैं उसके दोस्तों से मिलती जुलती हूँ, तो वो सब पहले अपनी लाइफ को कहीं सेटल करना चाहते हैं, ये सही फिर वो करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप लेट्स से कि अपनी कोई बहुत अपना हाई आपने स्टैंडर्ड बना लिया सेटल होने का, और आप उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा साल लगा दें, तो फिर आपके जो गोल्स हैं वो थोड़े अनरियलिस्टिक है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि शादी की एक एज है, इसलिए एक एज है कि आप जब तक यंग हैं, आपके इमोशंस यंग हैं, आपके हार्मोन्स अच्छे एडजस्ट हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ बेहतर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद आपको किसी दूसरे बंदे के साथ अपनी थॉट्स जो है एक्सचेंज करके कहीं सेटल करना मुश्किल काम थोड़ा सा मुश्किल, और एक टाइम होता है कि आप आइसोलेशन में रहने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि फिर आप इवन के अपने रूम में किसी दूसरे इंसान को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। इवन जो डिस्टेंस कपल्स जो कि कोई 5-6 साल कंपैटिबिलिटी इशू होते हैं इकट्ठे रहने, मतलब अक्सर वाइफ्स कहती हैं कि अब वो वापस घर आ रहा है तो मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मुझे तो आदत ही नहीं है उसके साथ रहने की। अच्छा, इसके अंदर डॉक्टर साहब एक चीज जो आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो शेयर की है, पर मैं फिर बात करूंगा, मैं आपके एक प्लेटफॉर्म पे आया था, वहाँ पर बात की जो वुमेन एम्पावरमेंट है। सो मैंने देखा माशाल्लाह आप कामयाब हैं, बेहतरीन कामयाब हैं, एंड आई थिंक यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और आपने जितना मुकाम हासिल किया है, तो जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से या साइकोलॉजी की फील्ड से लोग कनेक्टेड हैं वो आपको रिकॉग्नाइज भी करते हैं और आपको पहचानते भी हैं, पर आपके अंदर ना अभी भी एक सॉफ्टनेस है आपके अंदर। मैंने देखा है कि एक चुलबुलापन है, दो आप अपने शौहर को हर जगह पे याद करती हैं। ऑफ कैमरा अभी भी बात हो रही थी आपके वाले साहब के नाम की, तो आपने अपने शौहर का बताया और बड़ी तारीफ़ करती हैं आप उनकी। सो आपके अंदर वो एक सख्ती नहीं आई, पर मैं अक्सर ख़वातीन को देखता हूँ कि जो ये भी यंग ख़वातीन हैं और भी वो सेमी एकम्प्लिश्ड हैं, पर उनके अंदर ना एक ड्राइनेस है और उनके अंदर एक लिव वाली जो है ना कि लाइव जो है उनके अंदर कम हो चुकी है। इसकी क्या वजूहत है, और अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इनको कैटर कैसे किया जा सकता है?
कि सबसे बड़ी वजह ये है कि हम सब लोग एक दूसरे को आईक्यू के हवाले से तो देखते हैं कितना बंदा ज़हीन है, कितना कम ज़हीन है, लेकिन हम लोगों को उनके ईक्यू के हवाले से नहीं देखते। ठीक है, ईक्यू क्या है? मुझे लगता है कि जो आपका इमोशनल कोशेंट है लाइफ में आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा डिफरेंस। हम लड़कों ने तो ये बात ही नहीं सुनी। ये मैं इसलिए आपको बताऊंगी क्योंकि कभी लोग EQ आईक्यू के की बारे में। बात करते हैं, ईक्यू की, एसक्यू व्हिच इज अ सोशल कोशेंट जो आपका बहुत अच्छा है, उसकी बात करते हैं। उसके बाद क्रिएटिव कोशेंट की बात करते हैं। बहुत तरह के कोशेंट्स हैं। अब सिर्फ आईक्यू इज नॉट द डिटरमिनेंट ऑफ योर सक्सेस एनीमोर। ठीक है, ईक्यू जो है वो मैं अब आपने चूंकि इंटरेस्ट शो किया है, मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जिंदगी में जो आपकी कामयाबी है वो बहुत ज्यादा हद तक इससे जुड़ी हुई है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कब कैसे आपने रिएक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस हो ठीक कि है, आप खुद क्या इंसान हैं। अब मुझे ये पता है, जैसे मैंने अगर अपने आप को जितना स्टडी किया एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन मेरी एम्पैथी भी बहुत हाई है। अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट होती हैं क्योंकि लीडर को तो कभी कभी सख्त एक्शन लेना पड़ता है, ब्रूटल फैसले करने पड़ते हैं, तो मुझे इसको मैनेज करना पड़ता है। बल्कि मेरी ईक्यू लीडरशिप से ज्यादा हाई है, तो आई हैव टू वर्क ऑन माय सेल्फ कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ क्या मैं रैशनल होके ले रही हूँ। मेरा ईक्यू तो नहीं बहुत ज्यादा हाई है, आई वर्क ऑन माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली। मैं इननेट बायोलॉजिकली शुरू से मुझे पता है कि मेरे में सॉफ्टनेस है लेकिन वो खत्म हो जाती है। ये दुनिया जो है इसकी ब्रूटिलिटी उसको किल कर देती है। जो अच्छे नाइस लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग ज्यादा उसको बरकरार कैसे रखें, यही बता रही हूँ। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको कोशिश करनी चाहिए उसको देखें। फिर आपकी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक होगी, अंदर से आएगी, या एक्सट्रिंसिक है जो बाहर के हालात लेकर आते हैं। मुझे ये पता है कि मेरी हमेशा से इंट्रिंसिक है which is a success for me, कि मुझे बाहर के जो भी हालात हैं मेरा किसी से कंपटीशन नहीं। मुझे ये पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए क्या करना है और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए। ये चीज़ भी आपको सर्वाइवल देती है। तीसरी चीज़ ये कि आपके अंदर कितनी एम्पैथी है। आजकल अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को देखते हैं, लोग बहुत अनएम्पैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स अदर पीपल। आपके छोटे से पेन के साइन से अगर 4 लोगों का भला हो रहा है तो कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। इतनी बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं लेकिन वो किसी के लिए आसानी पैदा नहीं करते। और सबसे मुश्किल काम यूनिवर्सिटीज में अपना है करवाना। एग्जैक्टली, टीचर्स जिनका काम है कि शफकत फैलाएं, वो ही जो है ना, मतलब अगर आपने उससे अपने रोल नंबर भी गलत हो गया उसके पास जाना है तो आपको 5-6 चक्कर लगवा देंगे। बच्चे आते हैं, शॉर्ट अटेंडेंस है, 41% है, 55% है, रूल कहते हैं इनको आपने एग्जाम नहीं लेना। आई कॉल्ड इन दिस मॉर्निंग 10 गर्ल्स इन माय ऑफिस और मैंने उनका सबका सुना। अब एक बच्ची है 41 पे, उसकी मदर जो है वो कैंसर की पेशेंट है, स्टेज 4 पर है, सर्वाइवर है। शी इज द ओनली पर्सन सिटिंग विद द मदर ऑल द टाइम इन हॉस्पिटल और मां डेथ बेड पे। उस बच्ची को अटेंडेंस की वजह से क्या करूं, उसको पेपर ना देने दूं तो फिर मैं कैसी इंसान हूं अगर मुझे ये अंदाजा नहीं है कि मेरी डिपार्टमेंट आई थिंक इंसान से ज्यादा उस्ताद कैसी है। और एक बच्चा जो सारी रात जो है उसका कोई मतलब अर्न करने वाला नहीं है, वो पूरी रात कॉल सेंटर पे ड्यूटी करके सुबह वो बेचारी नींद से बुरे हाल में आई है और मैं उसके साथ अगर शफकत नहीं बरतूंगी तो फिर मेरे उस्ताद होने का, एक माँ होने का, एक औरत होने का, एक साइकोलॉजिस्ट होने का इस दुनिया को क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको क्लिप पसंद आया तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहें।